हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीखो सी स्टूडेंट। मेरा नाम है आशीष। आज हम रिवाइज करेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जिसे हम अदर सोर्सेज बोलते हैं। जो भी इनकम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी और कैटेगरी में नहीं आती है वो यहाँ आती है। और ये पेपर के लिए 2 से 4 या 6 नंबर का इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू में पूछा जाता है या बड़े वाले क्वेश्चन में लग के आ जाता है, तो इसके सारे पॉइंट्स आने चाहिए। वो मैं पॉइंट्स आपको पढ़ा दूंगा जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे आप खुद से भी इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आता है सेक्शन नंबर 56(2). कौन कौन सी यहाँ पर इनकम आती है? मेनली यहाँ पर है ना, डिविडेंड, लॉटरी, पजल। इसके अलावा तुम्हारे रेंट, वो वाली रेंट जो प्लांट एंड मशीनरी या फर्नीचर की हो, जो कि तुम्हारे पीजीबीपी की इनकम की नहीं होती, मतलब तुम्हारी बिजनेस इनकम नहीं है, वो यहाँ पर आती है। और आपको पता है हाउस प्रॉपर्टी की रेंट तो हमारी हाउस प्रॉपर्टी में चली जाती है। इसके अलावा कोई भी कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी रिसीव हुई है वो यहाँ पर आती है, जिसपे जो तुम्हारा पीजीबीपी या सैलरी में ना गया हो। ठीक है। इसके अलावा तुम्हारा इंटरेस्ट रिसीव अगर हुआ है, कंपनसेशन ऑन कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट। देखो, तुम्हारे क्वेश्चन में दे रखा होगा कंपनसेशन मिली है ऑन कंपलसरी एक्विजिशन, उसके ऊपर इंटरेस्ट मिला है। इंटरेस्ट वर्ड यहाँ पर याद रखना। तो अगर इंटरेस्ट मिला है तो उस पर सीधा 50% माइनस कर देना। मतलब जितना भी मिला है, 1 लाख मिला है तो सीधा -50,000 कर देना, मतलब 50,000 कर देना। और 50,000 जो आया वो तुम्हारा टैक्सेबल हो जाएगा अंडर अदर सोर्सेज। तो सीधा 50% माइनस कर देना, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कोई भी गिफ्ट होता है वो यहाँ पर आ जाता है अदर सोर्सेज में। अच्छा, क्या क्या होता है वो मैं बाद में बताऊंगा। इसके अलावा यूनिट्स ऑफ यूटीआई और म्यूचुअल फंड यहाँ पर आता है। गिफ्ट्स के लिए मैं कुछ बताऊंगा। इसके अलावा तुम्हारी रॉयल्टी, डायरेक्टर सिटिंग फीस भी यहीं आती है। और इसके अलावा सैलरी फ्रॉम एमपी, एमएलए, एमएलसी एक्सेट्रा, वो भी यहाँ पर ही आती है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये क्वेश्चन है। इसमें क्या हुआ था, जो मतलब इंडिविजुअल है वो 70 साल का है, उसकी बेसिक पे है 16,000 रुपये, और वो स्टेट असेंबली ऑफ कर्नाटका से, ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें ले रहा है। जैसे उसकी बेसिक पे है 16,000, कॉन्स्टिट्यूंसी अलाउंसेज है 8,000 और टेलीफोन अलाउंसेज है 4,000। तो मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको बता दूँ, बेसिक पे टैक्सेबल होगी, टेलीफोन एक्सपेंसेस टैक्सेबल होंगे, और ये सब कुछ टैक्सेबल है ना हमारा अदर सोर्सेज में ही होगा, इसके अलावा कहीं और नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने बोला जो भी एमपी एमएलए को मिलता है, ठीक है, वो सारा अदर सोर्सेज में ही आता है। तो बेसिक पे ये सब कुछ आएगा। कंसिस्टेंसी अलाउंसेस आप जब 8,000 इंटू 12 करोगे, ठीक है, पर मंथ है ये, तो 12 करोगे तो एग्जेम्प्ट कर देना अंडर सेक्शन 1017 पूरा का पूरा। क्यों? क्योंकि 1017 कहता है कि जो भी डेली अलाउंसेस मेंबर को मिलते हैं ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, वो पूरे के पूरे एग्जेम्प्ट होते हैं। तो इस क्वेश्चन में आगे कुछ नहीं था। एक मैं दिखा देता हूँ। इलेक्ट्रिसिटी अलाउंसेस थे, इलेक्ट्रिसिटी अलाउंसेस थे, वो भी टैक्सेबल हो जाएंगे। इसके अलावा और कुछ यहाँ पर ऐसा मुश्किल नहीं था जो मैं आपको बताऊँ। और यहाँ पर कुछ हाउस प्रॉपर्टी की बात कर गई है, और हाउस प्रॉपर्टी तो इजी होता है। एक पॉइंट मुझे अच्छा लगा, जो म्यूनिसिपल टैक्सेस हैं वो टीनेट ने पे किए थे। तो यार देखो, टीनेट ने पे किए थे तो हम माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि म्यूनिसिपल टैक्सेस हम वही माइनस करते हैं जो हमने पे किए हो। इसके अलावा इसमें वही 30% एनएवी और अपना इंटरेस्ट बोरोड जो भी था 50,000, वो हमने माइनस कर दिया था। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है म्यूनिसिपल टैक्सेस टीनेट वाले हैं तो नहीं आएंगे। तो ये इजी था, इसमें कोई मुश्किल नहीं था। इसके अलावा आगे चलते हैं। गिफ्ट की मैं बात करूँगा। गिफ्ट देखो, कोई भी जो गिफ्ट होता है ना, अगर मतलब एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है तो वो सीधा सैलरी में जाता है। ठीक है। कैश देता है तो पूरा का पूरा सैलरी में चाहता है, जाए कि 1 रुपये भी उसने गिफ्ट क्यों ना दिया हो। ठीक है। अगर कोई गिफ्ट काइंड में दिया है तो वो 5,000 से ज़्यादा की होनी चाहिए, तभी वो यहाँ पर आएगी, सैलरी का पार्ट बनेगी। अगर 5,000 से कम की दी है, जैसे कोई वॉच दे दिया, परफ्यूम दे दिया, तो वो यहाँ पर नहीं होगी। पैरिड एंड पेपर, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, पेन, पेपर, डायरी, कुछ ऐसा दे दिया तो वो यहाँ पर टैक्सेबल नहीं होगी। इसके अलावा हम ये देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको 1 मिनट, ये चार्ट अच्छे से कर लेना। देखो, गिफ्ट के केस में क्या होता है, मिस्टर आईडी हटला, ये आईटीसी, ये जो मैं पढ़ाऊंगा ये कभी भी टैक्सेबल नहीं होते, ये मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। इसके अलावा अगर आपको मनी मिला है जो कि 50,000 से ज़्यादा है, एग्रीगेट पूरे साल का, सारे लोगों को मिला के, जितने भी लोगों से आपको 50,000 से ज़्यादा मिला है मनी, उसमें ये मिस्टर आईडी हटला वाले केस नहीं आएंगे। इसके अलावा है ये। ठीक है। अगर लोगों से मिला है, फ्रेंड से मिला है, तो 50,000 से ऊपर जो भी आएगा वो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। ये नहीं कि 60,000 मिला है तो हाँ भाई मैं 10,000 टैक्सेबल कर लूँगा, पूरा का पूरा 60,000 टैक्सेबल हो जाएगा। अगर 50,000 से ऊपर आपको मनी मिला है पूरे साल में, सब लोगों को मिला के एग्रीगेट। ठीक है। ऐसे ही कोई मूवेबल प्रॉपर्टी मिली है। अच्छा, मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है वो भी मैं अभी बता दूंगा। तो मूवेबल प्रॉपर्टी अगर आपको 50,000 से ज़्यादा की एफएमवी की मिली है तो पूरी की पूरी टैक्सेबल हो जाएगी। और अगर आपने मान लो कोई कंसिडरेशन भी पे किया है, तो अगर
उसका मतलब फेयर मार्केट वैल्यू और आपका कंसिडरेशन का डिफरेंस अगर 50,000 से ज़्यादा है तो वो जो डिफरेंस है ना वो टैक्सेबल हो जाएगा, अगर 50,000 से कम है तो टैक्सेबल नहीं होगा। ऐसे ही अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी में भी यही बोला है कि अगर मान लो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिली है और जो उसकी एसडीवी है प्रॉपर्टी की वो आपकी मतलब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अगर वो आपके 50,000 से ज़्यादा है तो वो टैक्सेबल हो जाएगी। और अगर आपको आपने कोई कंसिडरेशन पे किया है तो आपको दो चीज़ें देखनी है कि जो वो एस डी वी है माइनस आपने जितनी पेमेंट करी है वो क्या 50,000 से ज़्यादा है, अगर है और जो आपकी एस डी वी है वो 110% ऑफ द कंसिडरेशन से ज़्यादा है तो आपको जो डिफरेंस है एस डी वी और आपने जो कंसिडरेशन पे की है उसका वो टैक्सेबल हो जाएगा अंडर अदर सोर्सेज। ठीक है, तो ये हो गया। यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा मुझे। 9th क्वेश्चन, एक मिनट। इस क्वेश्चन में मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूँ हुआ क्या था। देखो, एक है ना हरी है, जो हरी है वो प्रॉपर्टी डीलर है और जो राजेश है ना वो एक बंदा है जो खरीद रहा है। ठीक है, देखते जाना जो जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। हरी ने क्या किया, प्रॉपर्टी डीलर है, इसने एक बेचा इसको, राजेश को क्या बेचा है, एक इसने घर खरीदा राजेश ने 75,000 का हरी से। ठीक है, 75,000 का, सॉरी 75 लाख का खरीदा, लेकिन इसने सेल किया, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, जो हरी है, हरी जो प्रॉपर्टी डीलर है उसने 75 लाख का खरीदा था लेकिन सेल किया 90 लाख का, किसको, राजेश को। लेकिन जो एस डी वी है ना वो 150 लाख है, लेकिन एग्रीमेंट के डे भी उसने कुछ एडवांस पे किया था और 140 लाख रुपए उस दिन एस डी वी थी। अच्छा, आपको ये टॉपिक पता होगा, जो एस डी वी होती है ना दो दो तरह की होती है। एक तो होती है अभी एस डी वी क्या चल रही है, एक होता है पहले एस डी वी क्या थी जिस दिन एग्रीमेंट किया था और उस दिन कोई एडवांस भी पे किया था, चाहे 1 रुपये का ही एडवांस पे किया हो। तो आपने अगर एडवांस पे कर दिया तो उस दिन जो एस डी वी थी ना वो लेंगे, लेकिन वो जो एस डी वी है ना क्रॉस चेक में नहीं होनी चाहिए, वो या तो तुम्हारी अकाउंट पे ही चेक से होनी चाहिए या फिर अदर क्लियरिंग मोड जो है उनसे होनी चाहिए। तो यहाँ क्रॉस चेक लिखा हुआ था तो ये अलाउड नहीं है, तो वो वाली एस डी वी नहीं चलेगी जिस दिन एडवांस दिया था। तो आज जो एस डी वी है 150 लाख वो हम ले लेंगे। ठीक है, जिस दिन ये सेल हो रही है तो 150 लाख जो एस डी वी ले लेंगे। अब देखते हैं क्या हुआ। देखो, जो हरी है प्रॉपर्टी डीलर है, अब इसने क्या किया है, इसने बेचा है। तो यहाँ पर देखते हैं, अब इसने बेचा है तो भैया ये तो प्रॉपर्टी डीलर था, तो ये जब बेचेगा तो पीजीबीपी की इनकम आ जाएगी, और पीजीबीपी की इनकम कितनी आएगी, एसडीवी 150 लाख माइनस जितना मैंने परचेस किया था। ठीक है, कितने का किया था, 75 लाख का परचेस किया था मतलब प्रॉपर्टी डीलर ने, तो 75 लाख की इनकम पीजीबीपी में आ जाएगी। लेकिन अगर हम राजेश के लिए देखें तो राजेश ने देखा जाए तो 150 लाख की चीज़ ना 90 लाख में खरीद ली, तो 60 लाख उसका अदर सोर्सेज में आ जाएगा, जो कि अभी हमने पढ़ा था ये 56 to 10 में, कि अगर कोई भी चीज़ यहाँ पर देखो दोनों चीज़ें सेटिस्फाई कर रही है क्या, इसने, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 150 लाख की चीज़ इसने 90 लाख में खरीद ली। ठीक है, अब देखो इन दोनों का डिफरेंस क्या 50,000 से ज़्यादा है, हाँ है। क्या जो एस डी वी है वो 110% से ज़्यादा है, हाँ। अगर इसका 110% देखो तो 99 लाख आता है, तो 90 लाख तो ज़्यादा है, तो भाई दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करती है, तो इसलिए क्या होगा, ये 60 लाख जो कि कंसिडरेशन माइनस जितना भी एस डी वी है वो 60 लाख टैक्सेबल हो जाएगा आई एफ ओ एस में। ठीक है, अब इसका ही दूसरा पार्ट है कि अगर मान लो जो हरी है वो स्टॉक ब्रोकर होता, अब स्टॉक ब्रोकर है तो उसकी पीजीबीपी की इनकम तो आएगी नहीं, ये सीधा जाएगी कैपिटल गेम में, और कैपिटल गेम में लग जाएगा 50C। 50C क्या कहता है, 50C यही कहता है कि अगर आपकी एस डी वी 110% से ज़्यादा है कंसिडरेशन से तो आपका एस डी वी ही माना जाएगा। अब एस डी वी ही माना जाएगा तो मतलब 150 लाख ही माना जाएगा। अब 150 लाख माना जाएगा तो उसमें से माइनस क्या करेंगे, जितने में उसने परचेज किया था वो है 75 लाख, बचा 75 लाख, तो ये आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा क्योंकि ये 4 महीने में ही प्रॉपर्टी बेच दी थी। ऐसे ही अगर राजेश के हाथ में देखे तो उसमें तो आई एफ ओ एस ही लगेगा, वही 60 लाख का कॉन्सेप्ट जो मैंने ऊपर पढ़ाया था। तो इसी के साथ ही क्वेश्चन खत्म होता है। आई थिंक ये अच्छा क्वेश्चन था इसको समझाने के लिए। आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहे हैं देखो, ये कुछ नोट है। मैंने बताया था कि कोई कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती हैं जो, और या प्रॉपर्टी या कह लो या कुछ मनी, मतलब कहीं से अगर आपको मनी या प्रॉपर्टी मिली है वो टैक्सेबल नहीं होगा। किस किस केस में, मिस्टर आइडली हटला आईटीसी मैंने आपको बताया था। मिस्टर आइडली हटला से देखते हैं क्या है, एम से है मैरिज। मैरिज के केस में कोई भी चीज़ आपको मिलती है वो टैक्सेबल नहीं है, रिलेटिव से मिलती है तो टैक्सेबल नहीं है। अच्छा, कौन कौन रिलेटिव वो भी मैं बता देता हूँ आपको, वैसे नेक्स्ट पेज में है, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। कौन रिलेटिव की बात हो रही है, हाँ देखो, रिलेटिव से कुछ भी मिलता है तो वो टैक्सेबल नहीं है। कौन रिलेटिव, मैं, मेरी पत्नी या मेरा पति, ठीक है, मेरा भाई, मेरी भाभी, मेरी सिस्टर, मेरे जीजा जी, मेरी पत्नी का भाई मतलब साला, साली,
और उनके पति पत्नी, या फिर अगर मतलब मैं लेडी हूँ और मेरा पति है तो मेरी ननद, उनके हस्बैंड, और मेरी क्या नाम है, देवर और या जो भी हैं जेठ, उनकी वाइफ, ठीक है, इनसे कुछ भी मिलता है तो वो टैक्सेबल नहीं है। ऐसे ही मेरे मम्मी पापा के भाई बहन और उनके पति पत्नी, मतलब मामा मामी, चाचा चाची, ताऊ ताई, और ऐसे ही मेरे स्पाउस के मम्मी पापा, लेकिन मम्मी उसके स्पाउस के मम्मी पापा के मामा मामी चाचा चाची ये सब नहीं आएंगे, ठीक है। ऐसे ही मेरे मम्मी पापा के मम्मी पापा, मतलब मेरे दादा दादी और उनके भी ऊपर जितने भी मम्मी पापा हैं वो सब। ऐसे ही मेरी स्पाउस के भी मम्मी पापा के मम्मी पापा के मम्मी पापा भी सब आएंगे। ऐसे ही हमारे बच्चे भी सारे के सारे आएंगे, ठीक है। तो ये आपको देख लेना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, कोई भी रिलेटिव्स में मैंने बता दिया। इसके अलावा इनहेरिटेंस में मिलता है तो भी आपका टैक्सेबल नहीं है। कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ में मिलता है तो भी टैक्सेबल नहीं है। कुछ भी मिल जाए, ठीक है, कुछ भी हॉस्पिटल से मिलता है, मेडिकल इंस्टीट्यूशन से मिलता है, यूनिवर्सिटी से मिलता है, या फिर आपने को ट्रस्ट से मिलता है, किसी जो रजिस्टर्ड 12A और 12AB में लोकल अथॉरिटी से मिलता है। इसके अलावा ट्रस्ट क्रिएटेड सोनली फॉर द बेनिफिट ऑफ रिलेटिव, ये ज़रूर कर लेना। देखो इस पॉइंट में पता क्या है, ट्रिक क्या देगा। आपने कोई ट्रस्ट बनाया जिसने जिसने जो कि आपने अपने रिलेटिव्स के बेनिफिट के लिए बनाया, रिलेटिव्स यही जो मैंने अभी पढ़ा है, ठीक है, इनके बेनिफिट्स के लिए बनाया, और उस ट्रस्ट में आपने कुछ भी दिया तो वो क्या टैक्सेबल होगा? तो नहीं होगा टैक्सेबल। लेकिन पता है क्वेश्चन में क्या पूछ लिखा है, आपने अपने फ्रेंड की डॉटर के लिए, आपने एक क्वेश्चन है ऐसा, फ्रेंड की डॉटर के लिए आपने ट्रस्ट में पैसे दिए 2 लाख रुपए, तो भैया पूरा का पूरा टैक्सेबल है, ठीक है। उधर लिखना है कि भाई रिलेटिव के लिए होता है तो एग्जाम्प्ट होता है, लेकिन फ्रेंड की डॉटर रिलेटिव थोड़ी ना है मेरी, या फिर डिस्टेंस फैमिली फ्रेंड्स भी आ गए तो वो भी नहीं आएंगे, ठीक है, वो भी टैक्सेबल हो जाएंगे। इसके अलावा फंड फ्रॉम ट्रस्ट, हॉस्पिटल, मेडिकल इंस्टीट्यूशन हो गई। और लास्ट सी से क्या क्या चीज़ें हैं, देखो सी से क्या क्या चीज़ें हैं, अगर कोई HUF का पार्टीशन होता है और वो मेंबर को देती है चीज़ें तो वो टैक्सेबल नहीं है, ठीक है। होल्डिंग सब्सिडरी को देती है या सब्सिडरी होल्डिंग को देती है वो भी टैक्सेबल नहीं है। एमेलगमेशन और डीमर्जर के केसेस में भी टैक्सेबल नहीं है, ये याद कर लें। इसके अलावा आगे भी कुछ पॉइंट्स है बट ये इतने ज़रूरी नहीं है, मैं ये बता देता हूँ। हाँ, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो हाँ, पहले ये बता देता हूँ प्रॉपर्टी क्या होती है, मूवेबल और इमूवेबल। जो भी हमने प्रॉपर्टी की पीछे बात करी थी कि प्रॉपर्टी वही 50,000 से ऊपर, SDV, ये सब मैं बता रहा था। प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, शेयर्स एंड सिक्योरिटी प्रॉपर्टी होती है, ज्वेलरी प्रॉपर्टी होती है, ज्वेलरी प्रॉपर्टी होती है, ड्राइंग होती है, पेंटिंग होती है, आर्कियोलॉजिकल कनेक्शन होती है, स्क्रप्चर्स होते हैं, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट होती है, बुलियन होती है। और इसके अलावा इमूवेबल प्रॉपर्टी भी प्रॉपर्टी होती है, मनी भी एक तरीके से प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो मनी दे रहे हो तो वो भी ध्यान रखना है। इसके अलावा क्या क्या प्रॉपर्टी नहीं होती, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कार, कई केसेस में कार दे देते हैं और बच्चे ये फालतू की गलती कर देते हैं कि इसे कैपिटल एसेट समझ लेते हैं। iPhone 13, TV, फर्नीचर, ये बीबी सर ने बहुत अच्छे एग्जांपल दे रखे हैं। ये रिस्ट वॉच का भी आ जाता है पेपर में, तो ये टैक्सेबल नहीं है। अगर ये 50,000 से ज़्यादा के भी हुए तब भी टैक्सेबल नहीं है, मतलब ये टैक्सेबल ही नहीं है क्योंकि ये प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में ही नहीं आते, कैपिटल एसेट ही नहीं है, ख़त्म कहानी। ठीक है, मैंने रिलेटिव पढ़ा दिया, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। एक ही अमेंडमेंट है, इस पर कभी कोई क्वेश्चन आया नहीं है और कोई क्वेश्चन स्टडी मेट में भी नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। देखो, SDV शैल बी ट्रीटेड एज सेल कंसिडरेशन, ठीक है। जो SDV है वही सेल कंसिडरेशन कब मानी जाती है, आपको पता है 110% से ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है। SDV सेल मतलब जो भी कंसिडरेशन है, SDV अगर 110% से ज़्यादा है तो हम SDV को ही कंसिडरेशन मान लेते हैं। ये बिल्डर के केस में है जहाँ पर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी को अपना स्टॉक इन ट्रेड बना रहा है, मैं उस केसेस में बता रहा हूँ। यहाँ पर एक अमेंडमेंट आई थी कि 10% की जगह 20% लेंगे, किस केस में, बिल्डर के केस में, जो जब वो इमूवेबल प्रॉपर्टी को स्टॉक इन ट्रेड बना रहा है। तो 10% को 20% तब लेंगे जब जो ट्रांसफ़र है रेसिडेंशियल यूनिट्स का वो 12 नवंबर 2020 से 30 जून 2021 में हुआ हो, और इसके अलावा जो ट्रांसफ़र हुआ हो वो फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट होनी चाहिए, और एक घर जो है ना वो 2 करोड़ रुपए तक का होना चाहिए, 2 करोड़ रुपए से ऊपर का नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट था। इसके अलावा हाँ, ये एंजल टैक्स पढ़ लेते हैं। एंजल टैक्स भी इंपॉर्टेंट है, एंजल टैक्स भी पेपर में पूछा जा सकता है। देखो हुआ क्या है यहाँ पर, शेयर इशूड ऑन प्रीमियम, ठीक है। प्रीमियम पे जब शेयर इशू हुए तो, और ये कौन किसको इशू है, जो क्लोजली हेल्ड कंपनी है वो इशू कर रही है शेयर रेसिडेंशियल शेयर होल्डर को। क्लोजली हेल्ड कंपनी होनी चाहिए जहाँ पर तुम्हारा 10% से ज़्यादा वोटिंग राइट है, ठीक है। आई थिंक 10% ही होता है, हाँ आई एम श्योर 10% ही होता है। 10% से ज़्यादा अगर आपका वोटिंग शेयर है तो आपकी क्लोजली हेल्ड कंपनी हो जाती है। अगर वो आपको कोई भी शेयर अगर प्रीमियम पे बेचती है, इसका मतलब महंगे दाम पे बेच रही है, कुछ ना कुछ तो झोल है, तो जो भी प्रीमियम प्राइस होगा माइनस FMV होगा वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा कंपनी के हाथ में अंडर अदर सोर्सेज में। इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं।
क्वेश्चन देखना सही रहेगा। ये रहा, ये देखो। तो मैंने आपको क्या बताया था, ये कुछ कंपनीज़ हैं, ये सारी की सारी क्लोजली हेल्ड कंपनीज़ हैं, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन में क्लोजली हेल्ड कंपनीज़ है, ये सारी की सारी क्लोजली हेल्ड कंपनीज़ है। अब अच्छा, हमें देखना क्या क्या है, एक तो हमें देखना है कि क्या ये प्रीमियम पे है। तो प्रीमियम पे देखने के लिए हम क्या करेंगे, फेस वैल्यू और कंसिडरेशन देखेंगे। देखो कंसिडरेशन रिसीव मतलब जो इशू प्राइस है, क्या इशू प्राइस फेस वैल्यू से ज़्यादा है, इस केस में है, इस केस में है, इस केस में नहीं है, इस केस में है। तो ठीक है, इन तीन केसेस में तो प्रीमियम है, तो यहाँ पर एंजल टैक्स लग सकता है। अब हम देखेंगे कि सच में एंजल टैक्स लग सकता है, मतलब जो फेयर मार्केट वैल्यू है ना आपकी, वो कम होनी चाहिए कंसिडरेशन से। तो देखो यहाँ पर है, कितनी कम है, 20 रुपये है। तो ये 20 × 1 लाख, यहाँ पर इतना आपका अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाएगा। ऐसे ही इधर इधर आपका प्रीमियम पे तो बिका था, लेकिन देखा जाए तो एफएमवी आपकी ज़्यादा है कंसिडरेशन से, तो आपका कुछ भी नहीं लगेगा, यहाँ एंजल टैक्स नहीं लगेगा। ऐसे यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ तो प्रीमियम पे ही नहीं बिका था, तो ये थर्ड केस भी हट जाएगा। और फोर्थ केस में आप देखोगे तो क्या होगा, प्रीमियम पे तो हाँ देखो इशू हुआ था, लेकिन जो हमारी एफएमवी है वो भी कम थी, 35 रुपये। तो 35 × 4 लाख कितना हो जाएगा, जितना भी हो जाएगा वो आपका सीधा सीधा देखो नेक्स्ट पेज पे को आंसर है। तो मैंने ऐसे बना रखा है, मैंने आपको जो समझाया वही मैंने लिख रखा है। तो ये जैसे लास्ट केस था 140 लाख रुपए, ये आपका कंपनी के केस में टैक्सेबल हो जाएगा अंडर IFOS, ठीक है। ये कुछ डिडक्शंस हैं कि ये अलाउड होती हैं कि नहीं होती, ये हमें सीखना है। देखो क्या होता है, कोई भी डिविडेंड इनकम मिलती है हमें, या फिर इनकम फ्रॉम म्यूचुअल फंड या यूटीआई आपको मिलता है, तो अगर आपने वो लोन लेके खरीद रखे हैं इन चीज़ों को, डिविड मतलब आपने शेयर्स खरीद रखे हैं, म्यूचुअल फंड खरीद रखे हैं, यूटीआई यूनिट्स खरीद रखी हैं, लोन लेकर अगर खरीद रखे हैं, तो जो भी आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो ना, उसकी आपको उतना आपको माइनस मिल जाएगा, मतलब आप उतनी डिडक्शन ले सकते हो, लेकिन वो है ना मैक्सिमम 20% ऑफ द डिविडेंड या फिर इनकम ऑफ म्यूचुअल फंड या यूटीआई होना चाहिए। क्या, मैं अभी दिखा दूंगा। अच्छा, एक क्वेश्चन है इसके ऊपर, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो इधर पता है क्या किया हुआ है, ये देखो इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिपॉजिट, कर दिया ना कंफ्यूज। ये म्यूचुअल फंड भी नहीं है, यूटीआई भी नहीं है, या फिर तुम्हारा वो भी नहीं है, क्या नाम है, कोई डिविडेंड भी नहीं है, बस लिख दिया इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिपॉजिट। थर्ड लाइन में दे दिया है हमने इंटरेस्ट पेड किया था ऑन लोन विच इज़ गिवन ऑन डिपॉजिट, ये वाला, ठीक है। तो इंटरेस्ट पे किया था, तो 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 हाँ बस इतना दिया हुआ। और एक और दे रखा है यहाँ पर, जो इंटरेस्ट पे किया है ना 25,000 का, वो मतलब इसमें से 75,000 में से 25,000 का वो हमने नॉन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया को दिया है, जिसमें हमने टीडीएस नहीं काटा। तो भाई साहब जब टीडीएस नहीं काटा ना, तो पूरा 25,000 डिसअलाउ हो जाएगा, किसमें से, 75,000 में से। अब क्या बात आती है कि जो मैंने इंटरेस्ट रिसीव किया है डिपॉजिट्स में, क्या उसमें से ये इंटरेस्ट माइनस होगा, आंसर इज यस, माइनस होगा। कितना होगा, 75,000 माइनस ये वाला 25,000, 50,000 माइनस होगा। क्या मेरे को यहाँ पर वो 20% ऑफ द इनकम ऑफ म्यूचुअल फंड यूटीआई और डिविडेंड देखने हैं, नहीं, क्योंकि ये तो डिपॉजिट का इनकम है ना। तो यहाँ पर तो इंटरेस्ट ऑन लोन पूरा का पूरा माइनस हो जाएगा जितना भी है, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं आएगा। इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको पढ़ा दिया। इसके अलावा कोई भी इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ है, कमीशन है, रेम्यूनरेशन है, ठीक है, ये माइनस हो जाएगा, जैसे कि मैंने आपको दिखाया है, डिपॉजिट वाला ही केस ही ले लो। फैमिली पेंशन मिल रही है, तो लोअर ऑफ 1/3 ऑफ द फैमिली पेंशन, या फिर 15,000 रुपये, जो भी लोअर होगा इसका वो माइनस हो जाएगा। 15,000 याद रखना और 1/3 याद रखना, ठीक है। इसके अलावा फुल्ली एग्जाम्प्ट हो जाता है फैमिली पेंशन अगर आर्म फोर्सेस में विडो या चिल्ड्रन को मिल रहा हो, या फिर फैमिली पेंशन रिसीव हो रहा परमवीर चक्र, वीर चक्र, या फिर गैलेंट्री अवार्ड्स में, ठीक है, ये याद रखना। इसके अलावा सॉरी मैंने ये नीचे नहीं किया था स्क्रीन, ये रहा ये पॉइंट। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन जो भी आपको मिलता है उसमें 50% आप माइनस कर देते हो, ये मैंने आपको पहले पेज पे ही पढ़ा दिया था, ठीक है। तो इसके साथ ये सेक्शन खत्म हो जाता है, लेकिन इस क्वेश्चन को देख लेते हैं अब देखो ये क्वेश्चन जो था, मैंने आपको ये वाले पॉइंट्स तो बता दिए डिपॉजिट वाले, और ये वाला भी बता दिया लास्ट वाला। अब और क्या होगा इसमें, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन, अच्छा ये तो हो गया। ब्रोकरेज पेड ऑन लोन टेकन, ये भी माइनस कर देंगे क्योंकि ब्रोकरेज है, ठीक है। अब इसके अलावा हमारा एक्सपेंसेस हुआ रिपेयर और बिल्डिंग में, ये भी माइनस कर देंगे। अच्छा, ये जो पूरा का पूरा क्वेश्चन है ना, इसमें हुआ क्या है, हमें लीज रेंट मिली है 50,000 की। तो मैंने आपको याद है बताया था, जो लीज मतलब जैसे कि कोई भी मशीनरी या इन सब पे कोई भी रेंट मिलती है ना, वो सीधा का सीधा IFOS में आ जाती है। पीजीबीपी का पार्ट तब बनती है अगर यही मेरा बिजनेस हो, लेकिन देखो एंटरप्राइज का है ना, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील का बिजनेस है, तो ये जो ये लीज पे उसने दिया है, ये उसका
बिजनेस इनकम तो है नहीं, तो आएगा तो ये IFOS में ही। तो IFOS में क्या आ जाएगा, 50,000 इंटू 12, 50,000 पर मंथ लीज का मिल रहा है तो इंटू 12 कर देंगे। अब उसमें से क्या क्या डिडक्शन मिल रही है, तो एक तो आपकी इंटरेस्ट की डिडक्शन मिल गई, इंटरेस्ट रिसीव हुआ है वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। ब्रोकरेज पे करी वो माइनस हो जाएगी, एक्सपेंस पे की है रिपेयर ऑफ द बिल्डिंग प्लांट मशीनरी माइनस हो जाएगा, फायर इंश्योरेंस माइनस हो जाएगा, डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगा, लीगल फीस माइनस हो जाएगा, फैक्ट्री लाइसेंस माइनस हो जाएगा, देर अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन था 2,75,000 का, ये भी माइनस हो जाएगा, पिछले सालों का है तब भी माइनस हो जाएगा। तो बस इतना कर दो, पूरा का पूरा आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं था। हाँ, तो मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें और बता देता हूँ। देखो, कोई भी इंटरेस्ट अगर आप बाहर पे कर रहे हैं आउटसाइड इंडिया, जिसमें आपने TDS नहीं काटा, तो वो आपका पूरा का पूरा डिसअलाउ हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया था। इसके अलावा यहाँ पर 30% डिसअलाउड हो जाएगा अगर आपने TDS की मतलब किसी पर्सन को पेमेंट दी और TDS नहीं काटा, वो इंडियन था, तो आपका 30% डिसअलाउ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये वाला भी याद रख लेना, कोई भी कैश एक्सपेंडिचर का आपने 10,000 से ज़्यादा किसी को दिया तो ठीक है, वो भी डिसअलाउ हो जाएगा, पूरा का पूरा अमाउंट। ये 40A3 का जो पॉइंट होता है, ये किस में आता है, PGBP में आता है ये। तो ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसके अलावा एक दो क्वेश्चन और दिखा देता हूँ, 15 और 7। एक मिनट, यहाँ पर देखो, ये मेरे को दो क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे। इसमें क्या क्या है देखो, एक है ना, गिफ्ट ऑफ बुलियन वर्थ 60,000 ऑन बर्थडे पे मिला फ्रेंड से। देखो, पहली बात, मैरिज नहीं है यहाँ पर, बर्थडे है, फ्रेंड से मिला है, ये कोई रिलेटिव नहीं है। और बुलियन है तो बुलियन तो भाई हमारी प्रॉपर्टी है 60,000, तो पूरा का पूरा 60,000 टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि 50,000 से ज़्यादा की गिफ्ट है और बंदा मैंने कोई पैसे तो इसके लिए दिए नहीं है, तो पूरा का पूरा 60,000 टैक्सेबल हो जाएगा, 10,000 नहीं होता। ऐसे ही मेरे को कार मिली, रिसीव हुई कार कज़न से। अच्छा, यहाँ पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, मैंने बताया था ना, कार कोई एसेट तो है नहीं, हमारी कैपिटल एसेट तो है नहीं, तो भैया मार्केट वैल्यू चाहे 4 लाख हो, उसने मैंने 1 लाख की खरीद ली हो, कोई मतलब नहीं है, ये पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट है, एक कोई टैक्सेबल नहीं है। ऐसे ही, ठीक है, ये पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये टैक्सेबल हो गया, ये एग्जेम्प्ट हो गया। इसके अलावा रिसीव कैश गिफ्ट 18,000 का मुझे ईच, 3 लोगों से कैश गिफ्ट रिसीव हुआ है, तो 18 इंटू 3 अगर हम करते हैं तो 54,000 होता है, जो कि 50,000 से ऊपर पहुंच चुका है, तो ये पूरा का पूरा 54,000 टैक्सेबल हो जाएगा। हमने ऑफिस बिल्डिंग खरीदी है अपने दोस्त से 10 लाख रुपए की, और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 20 लाख है। अब देखो, दो चीज़ें देखनी होती है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और कंसिडरेशन का डिफरेंस क्या 50,000 से ज़्यादा है, आंसर इज यस। क्या स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कंसिडरेशन से 110% से ज़्यादा है, तो 110% क्या आ जाएगा, 11 लाख, तो हाँ 11 लाख से ज़्यादा है, तो दोनों अगर सेटिस्फाई हो गई तो कंसिडरेशन और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू के बीच में जो भी डिफरेंस है 10 लाख का, वो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। इनहैंस कंपनसेशन मिली हमें प्रीवियस ईयर की, इंटरेस्ट मिला है, इनहैंस कंपनसेशन पे इंटरेस्ट मिला है प्रीवियस ईयर, इतना इतना और इतना, तो ये जितना भी मिला है वो पूरा का पूरा अमाउंट ले लेंगे और उसमें से 50% डिडक्ट कर देंगे, जितना जो मैंने आपको फर्स्ट पेज पे भी बताया था और अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है, पता नहीं क्यों मेरे को अच्छा लगता है क्वेश्चन, पता है, मैं बताता हूँ कैसे। देखो, इसमें क्या हुआ है मैं आपको ना सीधा सीधा बता देता हूँ। 10 एकड़ की मैंने एग्रीकल्चर लैंड खरीदी। अब देखो, यहाँ पर बताया नहीं कि एग्रीकल्चर लैंड रूरल है कि अर्बन है, ठीक है। मैंने सोच लिया एग्रीकल्चर, मैंने लैंड ली 10 एकड़ की, 2 लाख रुपए मैंने पे करे हैं, ठीक है। अब हुआ ये है कि आज उसकी SDV है ना, खरीदते वक्त 3 लाख रुपए है, लेकिन जब मैंने एग्रीमेंट किया था और कुछ पैसे एडवांस में दे दिए थे, तो मैंने अकाउंट पे ही चेक से दिए थे, और तब SDV 2.5 लाख थी, तो मैं तो 2.5 लाख ही लूँगा SDV, क्योंकि मैंने एडवांस में पे कुछ कर दिया था, कुछ ना कुछ अमाउंट तो कर ही दिया था, वो भी अकाउंट पे चेक से किया तो वो चलेगा। मैंने आपको बताया था अकाउंट पे चेक से होना चाहिए, अदर क्लियरिंग सिस्टम से होना चाहिए, लेकिन क्रॉस चेक से नहीं होना चाहिए, ठीक है, और कैश में नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब मेरा SDV 2.5 लाख हो जाएगा। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि भैया होगा क्या। देखो, यहाँ पर है ना, जो आंसर है ना, मैं आंसर से दिखाता हूँ आपको। इसने पहले बोला कि हम ये मान के चलेंगे कि एग्रीकल्चर ये रूरल लैंड है, ठीक है। हम आंसर अपना ऐसे लिखेंगे, लेट्स एज्यूम कि ये एग्रीकल्चर रूरल लैंड है, तो ये तो भैया कैपिटल एसेट ही नहीं है, और कैपिटल एसेट नहीं है तो इसमें ये 56(2)(10) भी नहीं लगेगा, और ये मतलब हमारा इसमें कुछ भी नहीं लगेगा, कोई टैक्स नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं है, ख़त्म कहानी। फिर हम एक ऑल्टरनेटिव व्यू लेंगे कि हम मान के चल रहे हैं कि एग्रीकल्चर लैंड है, लेकिन अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है। तो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है तो हम क्या करेंगे, देखो, हमने देखा क्या इन दोनों का डिफरेंस 50,000 से ज़्यादा है, हाँ देखा, तो पूरा का पूरा 50,000 ही है, ठीक है।
इसके अलावा हमने देखा कि एच जो है वो 10% से ज़्यादा है, तो हाँ 10%, इसके 10% से मतलब 2,20,000 से ज़्यादा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, तो ये टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन यही गलती लोग कर देते हैं, पता है, ये तुम्हें नहीं करना था। देखो तुमने ध्यान से पढ़ा नहीं। 10 एकड़ जो लैंड है ना, वो 2 लाख रुपए पर एकड़ की है, तो ये कंसिड्रेशन हो जाएगी इंटू 10, तो ये हो जाएगा 20 लाख। और ये एच हो जाएगी इंटू 10, तो हो गया 25 लाख। तो अगर मैं डिफरेंस अब देखूँ, तो भैया डिफरेंस 50,000 से ज़्यादा है। पहले पहले अगर मैं 2 लाख और 2.5 लाख कंसिडर करता तो भाई 50,000 से ज़्यादा का डिफरेंस है ही नहीं, ज़्यादा का डिफरेंस होना चाहिए। मैं क्या कह रहा हूँ, ज़्यादा का। देखो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, ज़्यादा का ही होता है ना, क्योंकि पेपर में गलती नहीं होनी चाहिए। हाँ, ज़्यादा का होना चाहिए। अब भाई 50,000 से तो ज़्यादा का नहीं था, लेकिन अगर हम ध्यान से चेक करें तो 10 एकड़ की बात हो रही है यहाँ पर। तो ये 20 लाख और ये 25 लाख है, 50,000 से ज़्यादा है। और यहाँ अगर मैं 10% ऐड करूँ, मतलब 22 लाख और 25 लाख, यहाँ भी डिफरेंस ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ अपना 50/10 लगा देंगे, और अपना कंसिडरेशन माइनस ये, तो 5 लाख रुपए हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाएगा। देखो 5 लाख इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हम सेकंड केस देख लेते हैं। देखो सेकंड केस में इन्होंने महान क्वेश्चन दिया। इन्होंने कहा कि हमारे बर्थडे पर डिस्टेंस रिलेटिव जो थे ना, उनसे पैसे आए हैं। तो भैया पूरे के पूरे जो भी पैसे आए हैं ना, वो तुम्हारे टैक्सेबल हो जाएंगे, क्योंकि डिस्टेंस रिलेटिव नहीं होते। ऐसे ही देखो थर्ड पॉइंट जो मैं आपको बताया था पहले भी, कि पर्पस ऑफ, देखो 2 लाख रुपए दिलीप ने कंट्रीब्यूट करे हैं किसको, एक ट्रस्ट को, जो कि पर्पस ऑफ मैरिज ऑफ फ्रेंड्स डॉटर है। तो मैं आंसर में यही लिखूंगा कि भैया रिलेटिव तो नहीं है ना, फ्रेंड्स डॉटर है, तो मैं क्या करूँ, तो टैक्सेबल होगा पूरा का पूरा 2 लाख, जो भी इसने कंट्रीब्यूट किया है। तो भैया तुम जो भी कंट्रीब्यूट कर रहे हो किसी और के फायदे के लिए, पक्का इसका मतलब तुम कुछ ना कुछ झोल कर रहे हो, और ये हम अदर सोर्सेज में डाल देंगे कि हाँ भैया तुम टैक्स दो इस पर, ठीक है। तो इसके साथ IFOS पूरा ख़त्म होता है। एक मिनट, कुछ और भी पॉइंट्स थे, वो भी बता ही देता हूँ। मैं नहीं चाहता कि कुछ भी मिस हो। मतलब ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। देखो डिविडेंड इनकम के लिए मैं, मतलब अभी जो बताया था कि डिविडेंड इनकम जो होती है, या फिर म्यूचुअल फंड या फिर यूनिट्स होती हैं, उनकी इनकम होती है। तो देखो जो भी कंपनी से जब हमें डिविडेंड इनकम मिलती है ना, शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होती है, कंपनी के हाथ में एग्जेम्प्ट होती है, ठीक है, ये याद रख लेना। और जब जब शेयर होल्डर के हाथ में आती है, तो कोई भी अगर उसने लोन ले रखा है और उस पर इंटरेस्ट पे कर रहा है, तो मैक्सिमम 20% तक उसको डिडक्शन मिल जाएगा। तो ये याद रखना। एक मैं डीम डिविडेंड का टॉपिक भी यहाँ छोटा सा बता देता हूँ, कि वो आता है कभी कभार IFOS में, कि कोई भी आपको अगर एडवांस या लोन मिला हो क्लोजली हेल्ड कंपनी से, क्लोजली हेल्ड कंपनी का मतलब जहाँ पर आपने 10% से ज़्यादा वोटिंग राइट्स हो, ठीक है। और तो आपका जो भी एडवांस या लोन है जो आपको मिले हैं, वो एक्सटेंड टू एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जितना भी है ना, वो टैक्सेबल हो जाएगा शेयर होल्डर के हाथ में। तो ये याद रख लेना, ठीक है। ये डिविडेंड वाला पॉइंट, ये वैसे यहाँ नहीं पढ़ाते, इसको कैपिटल गेन में पढ़ाऊँगा, तो अभी के लिए इसको याद रख लें, ठीक है। इसके बाद कुछ भी नहीं है, IFOS ख़त्म हो चुका है। तो कोई भी इसमें डाउट आता है तो मेरे को आप पूछ लेना। और इसके साथ ये वीडियो ख़त्म होती है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मैंने बनाई थी वीडियो। इसके साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।